हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें पढ़ना है नए राज्य एवं राजाओं का उदय। ठीक है, तो इससे पहले इस चैप्टर के 2 वीडियोज पहले ही आ चुके हैं, तो अगर आप उस वीडियोज को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा करके देख लीजिए, जिससे आपको ये जो चैप्टर है इसके बारे में जितनी भी जानकारी है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो वीडियो होगा वो इस चैप्टर का तीसरा वीडियो होगा और ये कंप्लीट वीडियो होगा, यानी कि इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो 2 वीडियोस था जिसमें हम लोग को पढ़ना था त्रिपक्षीय युद्ध के बारे में पढ़ना था, जिसमें राष्ट्रकूट हो गया, राष्ट्रकूट साम्राज्य हो गया, फिर गुर्जर प्रतिहार और पाल साम्राज्य के बीच में क्या हुआ था, कन्नौज के लिए युद्ध हुआ था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों, त्रिपक्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। तो त्रिपक्षीय युद्ध के बारे में इससे पहले वाले वीडियोज में हमने पढ़ा था। साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा था महमूद गजनवी का भारत के ऊपर क्या होता है, आक्रमण होता है, और लगभग मुश्किल से 1500 लगभग 1500 लगभग 15 वर्षों के कार्य काल में, यानी कि लगभग 15 वर्षों के बीच में भारत पे महमूद गजनवी जो है वो लगभग कितने बार, 17 बार भारत के ऊपर क्या करता है, आक्रमण करता है। कितनी बार आक्रमण करता है, 17 बार, यानी कि 15 वर्षों में लगभग सोच करके देखिए कि मतलब एक साल के अंदर 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 क्या कर देता था, भारत के ऊपर अटैक कर देता था। और अटैक करने का उसका मकसद क्या था, तो भारत से जितने भी सोना चांदी धन दौलत है सब कुछ लूट करके ले जाता था। कहाँ पे, अपने साम्राज्य गजनी में। ठीक है, और वो गजनी कहाँ पे है, तो अफगानिस्तान में है, जो कि हमने सेकंड वीडियोज में पढ़ा था इसके बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जा करके उन वीडियोज को देख लीजिए पहले, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो और भी चीजें जो है वो एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर में हमें इस वीडियो में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो जो महमूद गजनवी और बाहरी जो आक्रमण हुए भारत के ऊपर, उसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे बच्चों कि जो आक्रमण का तो प्रभाव देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग दक्षिण भारत के कौन कौन से राज्य थे उस समय जब भारत के उत्तरी भारत में त्रिपक्षीय युद्ध चल रहा था। उस समय दक्षिण भारत के राज्यों की क्या स्थिति थी, वहां के शासक किस प्रकार शासन करते थे, और कौन कौन से राजा अपनी साम्राज्य की स्थापना किए थे, उन्हीं के बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पढ़ना है बच्चों, आक्रमणों का प्रभाव। यानी कि हम लोगों ने देखा था कि जो महमूद गजनवी था वो क्या किया था, भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार आक्रमण किया था, 17 बार। और सबसे ज्यादा जो उसका जो ऐसा बोला जाता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई धन दौलत लूट करके ले गया था, तो भारत का जो सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है, कहाँ पे है, सोमनाथ मंदिर जो शंकर जी का मंदिर है गुजरात में, वो बहुत ही फेमस था। उसके ऊपर क्या करता है, वो आक्रमण करता है और उस मंदिर को नुकसान भी पहुंचाता है। और जो महमूद गजनवी था वो भारत के ज्यादातर मंदिरों वाले शहरों पे क्या करता था, आक्रमण करता था, अटैक करता था, और मंदिरों को तोड़ फोड़ करके नष्ट कर देता था, मूर्तियों को तोड़ देता था, और वहां से मंदिरों में जितने भी धन दौलत सोना चांदी जितने कुछ भी रखा हुआ रहता था उसको लूट करके कहाँ लेकर के चला जाता था, वो अफगानिस्तान में। उसका अफगानिस्तान में उसका क्या था, राजधानी जो उसका जगह था वो क्या था, गजनी था, तो गजनी लेकर के चला जाता था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब वो आक्रमण किया तो उसके आक्रमण का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों को क्या देखना है, आक्रमणों का प्रभाव। तो देखो क्या करा है कि महमूद के आक्रमणों का प्रभाव भारत पर अस्थाई नहीं प्रतीत होता है। उसने भारत में कोई अस्थाई राज्य बनाने का प्रयास नहीं किया। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि महमूद गजनवी किस लिए आता था, अगर ज्यादातर हिस्टोरियंस के द्वारा ऐसा देखा गया है कि महमूद गजनवी का मेन मकसद क्या था, कि वो अफगानिस्तान से क्या करता था, भारत के ऊपर अटैक करता था, और अटैक करके यहाँ से मंदिरों से सोना चांदी धन दौलत जितना कुछ भी होता था लूटता था, और ले जा करके अपने गजनी को क्या करता था, बनाता था। मतलब मजबूत शक्तिशाली वैभवशाली समृद्धशाली बनाने का प्रयास करता था, कौन, महमूद गजनी। लेकिन यहाँ पे आकर के भारतीय राजाओं को हरा करके इसके साम्राज्य को जीत करके यहाँ पे राज्य स्थापित करने का उसका मत नहीं था। वो चाहता था कि हम लूटे, अपना सामान लूटे, और 1 2 3 हो जाए, अपने साम्राज्य में चले जाएं। लेकिन कुछ जो राजा होते थे वो क्या करते थे, अटैक करते थे और यहाँ के साम्राज्य को जीत लिया और इसी के ऊपर शासन करना प्रारंभ कर देते थे। लेकिन महमूद गजनी ऐसा नहीं किया। ठीक है, और क्या करा है कि हर विजय अभियान के बाद धन लूटकर वह गजनी वापस लौटता रहा। भारत पर उसने लगभग 17 बार आक्रमण किए और प्रत्येक बार भारतीय राजाओं की सैनिक शक्ति को आघात पहुंचाया तथा उन्हें पराजित किया। अब देखो
क्या ऐसा था कि मतलब महमूद गजनवी भारत आया और आराम से लूटा और चल गया? ऐसा नहीं था। भारत के जो राजा यानी कि जिस शहर में अटैक करता था वहां के जो राजा होते थे वो क्या करते थे, उससे लड़ाई करते थे, लेकिन वो अकेले पड़ जाते थे और भी उनके आसपास के जो राजा होते थे वो महमूद गजनी के खिलाफ इस राजा के सपोर्ट में नहीं आते थे। और महमूद गजनी आता था अपनी सेना लेकर के, जिस राजा के ऊपर अटैक किया वही राजा सिर्फ इसको क्या करते थे, संघर्ष करते थे, इसके साथ युद्ध करते थे और इनको हरा करके यहाँ के शहर को लूटता था, मंदिरों को लूटता था और लिया, धन दौलत लूटा और लूट का माल लेकर के कहाँ चला गया, अफगानिस्तान में। फिर आता था, फिर दूसरे शहर पे अटैक करता था। तो ऐसा देखा जाए तो ये जितने भी भारत के राजा थे उस समय के, उनमें एकता नहीं थी। वो सभी लोग मिल करके इसके ऊपर अटैक नहीं करते थे बल्कि अलग अलग तरीके से अटैक करते थे। और अगर कोई व्यक्ति अकेला लड़े तो क्या हो जाता है, आसानी से हार जाता है। तो यही हालत था उस समय का, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि इन आक्रमणों से बाहरी शक्तियों को भारत की राजनीतिक और सैनिक दुर्बलता का पता चला। अब सोच करके देखो कि अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और बगल में ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब ये आता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है। अब ये तो जाना जाता था कि यहाँ पे इसके पास रुपया पैसा ढेर है, ठीक है। ये व्यक्ति जो है इसके पास रुपया पैसा अच्छा खासा है और बाहर से कोई आ रहा है, इसको मार रहा है, लूट रहा है और लेकर के चला जा रहा है। तो इसके बगल वाला, इसका जो पड़ोसी होगा वो भी तो देखेगा, अरे ये कहाँ से इतना माल लेकर के आ रहा है, इतना जो धन दौलत है ये कहाँ से ला रहा है। तो पता चला कि अरे ये तो भारत में जाता है। कहाँ जाता है, भारत में जाता है और भारत में जाकर के वहाँ के राजाओं को लूटता है, वहाँ के शहरों को लूटता है और लेकर के आसानी से चला आता है। तो ये कहता है कि क्या इतने कमजोर भारत के राजा हैं कि मतलब ये जाता है और आराम से लूट करके चले आता है। तो कहता है चलो एक बार हम भी चलते हैं और हम भी देखते हैं कि हम भी लूट पाते हैं या नहीं लूट पाते हैं। तो इस तरीके से जब ये इतनी बार आक्रमण किया, सोच करके देखो कि 17 बार आक्रमण करना एक शासक के लिए भारत के ऊपर मतलब बहुत ही आसान तो नहीं था, लेकिन कितना मतलब उस समय का राजा, यहाँ के जो राजा होते थे उनमें कितनी मतलब क्या बोल सकते हैं कि फूट था, मतलब एकता नहीं थी कि कोई भी राजा आए, कोई भी बाहरी शासक जो आए, आक्रमणकारी आए और भारत के ऊपर अटैक करे और अटैक करके आराम से चला जाए, और वो भी एक दो बार नहीं बल्कि 17 बार भारत के ऊपर अटैक करता था और खास करके मंदिरों को निशाना बनाता था। तो इस तरीके से जो तो जितने भी बाहरी शक्तियां थी उसको लगा कि अरे भारत तो इस समय क्या हो गया है, कमजोर हो गया है। क्या हो गया है, कमजोर हो गया है। और कमजोर क्यों हुआ था, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि जो त्रिपक्षीय युद्ध होता था कि आपस में ही लोग लड़ते रहते थे। जैसे यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार हो गया, इधर चोल हो गया, ये कनौज हो गया और इधर से राष्ट्रकूट हो गया, और तीनों आपस में ही लड़ते मरते रहते थे, एक दूसरे का नुकसान पहुंचाते रहते थे। और एक तरीके से देखा जाए तो तीनों लोग आपस में सिर फुटबॉल करते करते क्या हो गया, इनका पतन हो गया। लेकिन बाहर अब तो जब तीनों लोग आपस में लड़िएगा, अपने में लड़िएगा तो क्या होगा, आप कमजोर हो जाइएगा और बाहरी शक्ति क्या कर लेगा, उसका फायदा उठा लेगा। तो यही कारण था कि जो महमूद गजनी था वो क्या किया था, भारत के ऊपर 17 बार सफल रूप से आक्रमण किया, लूटा और लेकर के चला गया। तो जब ये ऐसा कार्य किया तो बाहर के और भी जो शक्तियां थी वो बोला कि अरे भारत पे आक्रमण करना क्या है, बहुत आसान हो गया है, क्योंकि यहाँ के जो राजा है वो क्या हो गए हैं, दुर्बल हो गए हैं। क्या हो गए हैं, दुर्बल हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। आगे चलकर तुर्कों और अफगानों ने कई बार भारत पर चढ़ाई की और एक अस्थाई साम्राज्य की स्थापना करने में सफल रहे। अब देखो, महमूद गजनी तो आता था तो लूटता था और लूट करके भारत को चला जाता था, लेकिन बाद में जो तुर्की और अफगानी जो रूलर्स आए, भारत के ऊपर अटैक किए, भारत की दुर्बलताओं का जब पता चला उन्हें, तो जब भारत के ऊपर अटैक किया उन्होंने, तब क्या हुआ कि उन लोगों ने लूट करके गया नहीं बल्कि भारत में ही भारत के राज्यों को जीत लिया। और जीत करके मतलब भारत के राज्यों को जीता और जीत करके यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे भारत में ही अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा था, अब ये लोग आते कहाँ से, तो इस वाले क्षेत्र से आते थे। कहाँ से आते थे, इधर से आते थे। जैसे अफगानिस्तान हो गया, ये इधर तुर्की हो गया, तो इधर से जितने भी आक्रमणकारी होते थे वो भारत के ऊपर आते थे और यहाँ से अटैक करके, और इधर से ये वाला जो हिस्सा था इसको कब्जा में करते 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 धीरे धीरे कब्जा करते करते इधर की तरफ बढ़ते थे, बिहार और बंगाल की तरफ, और इस तरीके से अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर देते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि अपनी नकारात्मक छवि के बावजूद महमूद के आक्रमणों ने इस्लामी, अब देखो क्या हुआ कि अब इसका भारत के ऊपर हिंदुओं के खास करके मंदिरों को अगर महमूद गजनी क्या करता है, निशाना बनाता है, तो क्या समझा जाएगा, ये समझा जाएगा कि वो भारत हिंदुओं के प्रति क्या है, उसकी छवि जो है वो क्या है, नकारात्मक है। मतलब वो क्या करना चाहता है,
एक तरीके से देखा जाए तो वो क्या करना चाहता है, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो उसका जो छवि था वो कैसा था, नकारात्मक था। इसके बावजूद भी जो महमूद के आक्रमणों ने इस्लामी और हिंदू, साथ ही साथ क्या किया कि इस्लामी और जो हिंदू संस्कृति थी उसको क्या किया, जोड़ने का काम किया। क्या किया, जोड़ने का और फैलाने का काम किया, मतलब दोनों के बीच में संपर्क का काम किया। अब संपर्क का काम कैसे किया, तो देखो, शाहनामा नामक महाकाव्य के लेखक फिरदौसी उसी के संरक्षण में रहा। यानी कि एक एक क्या था, लेखक था जिसका क्या नाम था, फिरदौसी। क्या नाम है, फिरदौसी। तो फिरदौसी ने कौन सा बुक लिखा है, शाहनामा। तो आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद कर लेना है कि जो शाहनामा है उसके राइटर कौन है, लेखक कौन है, तो फिरदौसी हैं। तो फिरदौसी जो थे वो महमूद गजनी के ही संरक्षण में थे, यानी कि महमूद गजनी ही इनको संरक्षण प्रदान कर रहा था। और देखो बच्चों, क्या होता है कि उसी ने मध्य एशिया के प्रसिद्ध विद्वान अलबेरूनी को भारत भेजा था। तो अलबेरूनी को भारत कौन भेजा था, तो महमूद गजनी ने भेजा था। कौन भेजा था, महमूद गजनी ने। उसने भारत के संबंध में अपनी प्रसिद्ध रचना तहकीकाते तहकीकाते हिंद लिखी। यानी कि महमूद तो क्या करे कि उसने भारत के संबंध में अपनी प्रसिद्ध रचना तहकीकाते हिंद लिखी, और इसी पुस्तक में भारत और यहाँ के निवासियों के सामाजिक जीवन का विस्तार से वर्णन किया। यानी कि तहकीकाते हिंद में जब वो अटैक करने आया था तो यहाँ के भारत के जो निवासी थे उनके सामाजिक जीवन के बारे में लिखता है कि हाँ, हमने भारत गया, भारत के ऊपर अटैक किया, तो भारत के लोग ऐसे रहते थे, ये कार्य करते थे, उनके ऊपर अटैक करना इतना आसान क्यों था, क्या क्या इसकी स्थिति थी, इसके बारे में इसने क्या लिखा है, तहकीकाते हिंद में लिखा है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आगे क्या कर रहा है बच्चों, कि महमूद गजनवी के आक्रमणों के लगभग 150 वर्षों के बाद तुर्कों के आक्रमण का दूसरा चरण उत्तरी भारत में आरंभ हो गया। यानी कि महमूद गजनवी जो था वो भारत के ऊपर कब अटैक करना शुरू करता है, तो 1010 से, यानी कि 1010 से 1010 ईस्वी से लेकर के ये अटैक करना शुरू करता है। और कब तक करता है, 1025 ईस्वी तक करता है, जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। यानी कि 1025 ईस्वी तक वो क्या करता है, भारत के ऊपर लगातार अटैक करते रहता है। और कितनी बार करता है, 17 बार अटैक करता है। उसके बाद जब इसकी मृत्यु हो जाती है तब भारत के जो राजा थे उनको थोड़ा सांस में सांस आता है कि अच्छा, अब थोड़ा हमें क्या मिलेगा, मतलब शांति मिल सकता है। उसके बाद मतलब इसके अटैक के लगभग 150 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद बच्चों, लगभग 150 वर्षों के बाद फिर से भारत में जो तुर्की शासक है, तुर्की जो आक्रमणकारी है, उनका आक्रमण भारत के ऊपर क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। अब और उसमें क्या होता है कि इन आक्रमणों का नेतृत्व गौड़ के शासक मोहम्मद गौरी ने किया। अब देखो, जब 150 वर्षों के बाद लगभग 1191 के आसपास क्या होता है, भारत के ऊपर तुर्कों का आक्रमण फिर से शुरू हो जाता है। और वो जो तुर्की शासक था जिसका क्या नाम था, मोहम्मद गौरी। क्या नाम था, मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था, तो गौड़ का शासक था। गौड़ एक जगह है तुर्किस्तान वाले एरिया में, तो वहां पे वहां का शासक कौन था, तो मोहम्मद गौरी क्या कर देता है, भारत के ऊपर अटैक कर देता है। और उसकी इच्छा केवल लूटमार करने की ही नहीं थी, जैसा कि इच्छा किसका था, मोहम्मद गजनी का जो इच्छा था कि लूटमार करे और लेकर के चले गए। लेकिन इसका केवल लूटमार करने की नहीं थी, बल्कि वह उत्तर भारत को भी जीतकर अपने राज्य में मिला लेना चाहता था। जैसे हम लोग पढ़े थे क्लास 6 में, क्या पढ़े थे कि जो अशोक हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, उन लोगों ने क्या किया था कि भारत के बाहर अफगानिस्तान तक अपने एरिया को क्या किया था, बढ़ा लिया था। मतलब भारत जो था वो अफगानिस्तान वाले एरिया तक भी मौर्य साम्राज्य का क्या चलता था, शासन चलता था। किधर चलता था, अफगानिस्तान वाले एरिया में भी भारत का क्या चलता था, शासन चलता था। इधर तक शासन चलता था, ठीक है। अफगानिस्तान, सीरिया, इधर ईरान वाले एरिया तक अशोक का शासन चलता था। तो अशोक जब शक्तिशाली था, यहां से अगर बिहार का यानी कि मगध का जब राजा शक्तिशाली था, तो इसने भी इधर के राजाओं को हराया और अपने इधर वाला जो क्षेत्र था, इधर इसको क्या कर दिया, उसने अपने हिस्से में मिलाया। तो अगर सोच करके देखो, आप यहां से मजबूत है तो इधर अपने से कमजोर को हरा दीजिएगा, तो वही उल्टा कंडीशन लागू हो गया। ये मतलब 1000 ईस्वी आते आते, 1100 ईस्वी आते आते भारत के ऊपर उल्टा कंडीशन लागू हो गया। क्या कंडीशन लागू हो गया, कि अब यहाँ के राजा कमजोर हो गए और इधर से अब क्या हो गया, अटैक होना शुरू हो गया। तो ये होता है। अब देखो क्या हुआ, कि जब ये भारत के ऊपर अटैक करना चाहता था, तो ये क्या चाहता था कि उत्तर भारत के जो भी राज्य हैं उनको क्या कर दिया जाए, हराया जाए वहां के राजाओं को, और इसके साम्राज्य को क्या कर लेना, अपने हिस्से में मिला लेना है, ठीक है। मोहम्मद गौरी के अभियान बड़े व्यवस्थित होते थे
और ऐसा नहीं होता था कि 10 घोड़ा लिया और चल दिया कि हम जा रहे हैं इंडिया को जीतने, लेकिन ऐसा नहीं था। इसने क्या किया था कि उसने यह महसूस किया कि मुल्तान और सिंध को केंद्र बनाकर भारत को भीतरी भागों को ही जीता जा सकता है। तो वो क्या जानता था, मतलब जो मोहम्मद गौरी था वो क्या जाना कि वो उसने क्या अनुभव किया कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे भारत का जो सिंध और मुल्तान वाला एरिया इसको केंद्र बनाते हैं, मतलब पहले इसको जीतते हैं और इसको जीतने के बाद हम क्या करेंगे कि भारत के और भी जो भीतरी जो एरिया है तभी उसको जीता जा सकता है। यानी कि उसने पहले सिंध और मुल्तान को अपना केंद्र बनाया, यहाँ के राजाओं को हराया, यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित किया और वहां से फिर भारत के ऊपर अटैक करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। अब इससे क्या हुआ कि अतः उसने भारत विजय का केंद्र पंजाब को बनाया। तो उसने भारत विजय का केंद्र किसको बनाया, पंजाब को। और पंजाब आज का पंजाब नहीं बल्कि पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है, यानी कि अगर एक देखा जाए तो पंजाब का 1/3 हिस्सा किसके पास है, 1/3 से भी ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान के पास है। ठीक है ना, हमारे पास वाला जो है इंडिया वाला जो पंजाब है वो मात्र छोटा सा हिस्सा है, पूरा का पूरा पंजाब की कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। तो वो पंजाब को बनाया और पंजाब विजय के फलस्वरूप उसके राज्य की सीमा अजमेर और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान की राज्य की सीमा से स्पर्श करने लगी। यानी कि जब ये जीतता चला गया, इधर के राजाओं को हराते हराते जब ये आगे बढ़ा तो इसका जो साम्राज्य फैला वो किनके साम्राज्य से मिलने लगा, तो पृथ्वीराज चौहान जो थे उस समय के राजा, उनके साम्राज्य से, यानी कि अजमेर और दिल्ली के बॉर्डर से, यानी कि जिसके ऊपर किसका शासन था, ये पृथ्वीराज चौहान का शासन था, उनके साम्राज्य से इसका साम्राज्य मिलने लगा। अब देखो, अब बात आती है कि जब यहाँ पे इधर से पृथ्वीराज चौहान है और इधर से मोहम्मद गौरी अटैक करना शुरू कर देता है, तब क्या होगा, युद्ध तो होगा ही, क्योंकि ये भी अपने साम्राज्य को बचाना चाहेंगे और ये इधर से अटैक करना शुरू कर रहा है। तब क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ कि 1191 ईस्वी में भटिंडा के निकट तराई नामक गांव के मैदान में हुए प्रथम युद्ध में गौरी पराजित हुआ। यानी कि 1191 में अब इधर से ये अटैक करना शुरू कर देता है मोहम्मद गौरी, और इधर किनके साम्राज्य से इसका साम्राज्य टच होने लगता है, तो वो होने लगता है मोहम्मद गौरी का। यानी कि यहाँ से पृथ्वीराज चौहान अटैक करते, ये मोहम्मद गौरी अटैक करता है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। तो जब यहाँ पे सीमा मिलेगा तब क्या होगा, युद्ध तो होगा ही होगा। तब क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की सेना जो है वो कहाँ पे मिलती है, 1191 में, कहाँ पे, भटिंडा के निकट तराई नाम का एक गांव था, वहां का एक बहुत बड़ा विशाल मैदान था। तो वहीं पे क्या होता है कि इन दोनों का भिड़ंत होता है और इस युद्ध में, पहली जो युद्ध होता है उसमें मोहम्मद गौरी को जो पृथ्वीराज चौहान है वो क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। अब देखो बच्चों, क्या होता है कि जब इसकी पराजय होती है, यानी कि 1191 में तराई की जो प्रथम युद्ध होता है उसमें पृथ्वीराज चौहान क्या कर देते हैं, मोहम्मद गौरी को खदेड़ देते हैं। अब इस पराजय की परवाह किए बिना, यानी कि 1191 में तो ये क्या हो गया, पराजित हो गया, हार गया, पृथ्वीराज चौहान ने इसको खदेड़ दिया। लेकिन 1192 में फिर आता है, कहता है कि ना हम फिर लड़ेंगे। अब देखो क्या हुआ कि इसमें क्या होता है कि 1191 में हार के गया और अगले वर्ष क्या कर देता है ये कि तराई के द्वितीय युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। यानी कि पहली बार जब हारता है तो ये हार करके भाग जाता है, लेकिन कहता है कि नहीं, फिर से वो अपनी सेना को तैयार करता है, मजबूत करता है, सुदृढ़ करता है और तैयार, बहुत अच्छी तैयारी के साथ क्या कर देता है, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अटैक कर देता है 1192 में। और इस युद्ध में क्या हो जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाते हैं और तराई की, अब इसमें क्या हो जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और तराई की जीत ने उत्तरी भारत में तुर्की राज्य की स्थापना को लगभग निश्चित कर दिया। यानी कि जब पृथ्वीराज चौहान 1192 में हार गए तब ये निश्चित हो गया था कि भारत के ऊपर किसका शासन प्रारंभ होने वाला है, तो वो तुर्कों का शासन जो है वो शासन यहाँ पे प्रारंभ होने वाला है। अब देखो इससे क्या हुआ, तुर्गौरी के भारत पर आक्रमण के दूरगामी परिणाम हुए। इससे क्या हो गया कि भारत पे दूरगामी परिणाम हुआ। क्या परिणाम हुआ कि इसके फलस्वरूप दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिसके बारे में आप विस्तार से अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तब हमने क्या देखा कि मोहम्मद गौरी क्या कर देता है, 1192, जो कि द्वितीय सेकेंड तराई युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेकेंड तराई युद्ध कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी क्या हो जाता है, जीत जाता है। अब देखो इसी के साथ दिल्ली में किसका, कौन से साम्राज्य की स्थापना होती है, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, जिसके बारे में हम लोग, दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, हम लोग बाहरी शक्तियों के आक्रमण का क्या प्रभाव भारत के ऊपर हुआ ये तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि दिल्ली में एक दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। क्या हुई? एक नए साम्राज्य जिसको बोलते हैं दिल्ली सल्तनत, उसकी स्थापना होती है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद अब हमें देखना है दक्षिण भारत के राज्य। तो जिस प्रकार से उत्तर भारत में जो राज्य थे वो छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित थे, ठीक उसी तरीके से दक्षिण भारत का भी वही हाल था। मतलब क्या करें कि उन दिनों उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी क्या था कि अनेक राज्य थे। और क्या कहा जाता है, ऐसा अगर मैप में देखिएगा, यहाँ पे इस वाले अगर मैप में हम देखते हैं तो क्या दिखाई देता है कि ये जो दक्षिण कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कृष्णा नदी है, कि कृष्णा नदी से उत्तर वाला जो पार्ट होता था, यानी कि उत्तर वाला जो राज्य होता था, इसको दक्षिण पथ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था बच्चों? दक्षिण पथ के राज्य के नाम से जाना जाता था। और साथ ही साथ कृष्णा नदी के दक्षिण वाला जो राज्य होता था, इसको क्या बोला जाता था? तो दक्षिण के राज्य के नाम से जाना जाता था। तो दो बात याद रखना है, एक दक्षिण पथ के राज्य और दूसरा दक्षिण राज्य। तो अगर हम दक्षिण भारत का मैप ड्रॉ करना चाहें, तो अगर हम दक्षिण भारत का मैप ड्रॉ कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कृष्णा नदी है, ठीक है, ये कृष्णा नदी है, तो कृष्णा नदी के उत्तर वाला जो राज्य हुआ, ये वाला जो राज्य होता था, इसको क्या बोलते थे? दक्षिण पथ के राज्य बोलते थे। क्या बोलते थे बच्चों? दक्षिण पथ के राज्य बोलते थे। और ये कृष्णा नदी के दक्षिण वाला जो राज्य हुआ, इसको क्या बोलते थे? दक्षिण के राज्य बोलते थे। क्या बोलते थे? दक्षिण के राज्य। और ये उत्तर वाला जो कृष्णा नदी से उत्तरी भाग वाला जो राज्य होता था, इसको क्या बोलते थे? दक्षिण पथ के राज्य, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया। अब देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि दक्षिण पथ के राज्यों में राष्ट्रकूट तथा चालुक्य प्रमुख थे। तो अगर बात की जाए कि दक्षिण पथ के राज्य में कौन कौन से राज्य प्रमुख थे, तो एक था चालुक्य। कौन था? एक चालुक्य वंश प्रमुख था और दूसरा था राष्ट्रकूट वंश। कौन था? राष्ट्रकूट वंश। पहला हो गया चालुक्य और दूसरा हो गया राष्ट्रकूट। इनके बारे में आप समझ चुके, जिनके जो कि हमने पढ़ा भी था। चालुक्य से ही हट करके एक चालुक्य राजवंश के यहाँ काम करने वाला एक व्यक्ति था, जिसका क्या नाम था? दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग ही क्या करता है? चालुक्यों को हरा करके चालुक्यों के राज्य में एक नया राज्य स्थापित कर देता है, जिसको नया वंश का स्थापना करता है, जिसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रकूट वंश बोलते हैं। तो इन दोनों के बारे में तो हमने पिछले वीडियोज में पढ़ लिया है। अब हमें क्या पढ़ना है कि सुदूर दक्षिण के राज्यों में चोल, चेर, पांड्य आदि प्रमुख थे। यानी कि अगर बात की जाए, मैप में आप देख सकते हैं, तो अगर दक्षिण राज्यों के बारे में बात की जाए तो वो कौन कौन से राजवंश थे उस समय के? तो एक चोल राजवंश था, एक चेर राजवंश था और एक कौन था? एक पांड्य राजवंश था, ठीक है। ये तीन जो राजवंश थे वो दक्षिण भारत के राज्यों में प्रमुख थे। और क्या करा कि आधुनिक मदुरै क्षेत्र में चोल साम्राज्य में दक्षिण में पांड्य राज्य था। तो क्या करा कि आधुनिक मदुरै वाला जो क्षेत्र है उसमें चोल साम्राज्य के दक्षिण में पांड्य राज्य था और आधुनिक केरल प्रांत में चेर वंश का शासन था। तो किसका किसका शासन था बच्चों? तो एक चोल साम्राज्य के दक्षिण में बात की जाए तो कौन था? पांड्य था और साथ ही साथ चेर वंश था। और चोल राजाओं ने, अब बात की जाए कि चोल जो राजा होते थे, चोल राजाओं ने तंजौर के आसपास के क्षेत्र तमिलनाडु से अपना शासन प्रारंभ किया। तो जो चोल राजा थे वो कहाँ से अपना शासन प्रारंभ किया? तो तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु से। धीरे धीरे पल्लव वंश के शासक और अन्य स्थानीय शासकों को पराजित कर अपने को दक्षिण में सबसे शक्तिशाली बना लिया। तो अपने को क्या बना लिया? सबसे शक्तिशाली बना लिया। लेकिन दक्षिण भारत के लेकिन साम्राज्य की जो स्थापना करने वाले आरंभिक जो चोल शासक थे उनमें किनका नाम आता है? विजयालय का नाम आता है। किनका नाम आता है? विजयालय। यानी कि अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो चोल साम्राज्य का वास्तविक रूप से स्थापना करने वाले कौन थे? कौन शासक थे? तो विजयालय। और विजयालय कब से कब तक शासन किया? तो 846 से लेकर के 871 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और इसने क्या किया था कि तंजौर को जीतकर अपने आपको एक स्वतंत्र राज्य का शासक घोषित किया था। तो किसको जीता था? तंजौर को जीता था। किसको जीता था बच्चों? तंजौर को। और तंजौर को जीतने के बाद इसने अपने आप को क्या किया? एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, शासक के रूप में घोषणा किया कि हम स्वतंत्र राज्य के शासक हैं। और चोल वंश के राजाओं में सबसे उल्लेखनीय जो राजा थे वो कौन थे? राजराज प्रथम। कौन थे? राजराज प्रथम।
और उसका पुत्र का क्या नाम था, राजेंद्र चोल था। उसका पुत्र का क्या नाम था, राजेंद्र चोल। और बच्चों बात की जाती है कि ये जो राजराज प्रथम थे एक कुशल सेना संचालक थे। कैसे थे, एक कुशल सेना संचालक थे और उसने अनेक दिशाओं में आक्रमण किए। यानी कि जो राजराज प्रथम थे, और राजराज प्रथम किस वंश के शासक थे, तो चोल वंश के शासक थे। और इन्हीं के बेटा थे जिनका क्या नाम था, राजेंद्र चोल। तो ये जो राजराज प्रथम थे ये कुशल संचालक था और उसने अनेक दिशाओं में आक्रमण किया। और राजराज दक्षिण पूर्व में एशिया के व्यापार में अरबों के आधिपत्य को अरबों के जो आधिपत्य थे उससे क्या था, ये परिचित था। अतः वह एक सामुद्रिक विजय के लिए निकला। सामुद्रिक विजय कहने का मतलब क्या था, अब यहाँ पे इस चीज को समझो। ये है दक्षिण भारत के राज्य, ठीक है। इधर ये वाला जो पार्ट है वो चोल शासकों के अंदर है। किसके अंदर है, चोल शासकों के अंदर है। ये वाला जो पार्ट है वो किसके अंदर है, किसके अधीन में है, तो चोल शासक यहाँ से शासन कर रहे हैं। इधर हो गए पांड्य शासक। इधर किनका शासन है, पांड्य शासकों का है। इधर अगर देखा जाए तो इधर चेरों का शासन है, चेर वंश का शासक है। किसका है, चेर वंश के शासक है इधर। अब देखो ये जो यहाँ पे एक शासक हुए जिनका क्या नाम था, राजराज प्रथम। तो राजराज प्रथम क्या थे, एक क्या बोलते हैं, कुशल शासक था। और इसने क्या किया, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये है श्रीलंका, ठीक है। इधर क्या है, इंडोनेशिया है, जावा सुमात्रा आइलैंड है। तो इधर वाले क्षेत्र में भी अरबों का क्या था, हम लोग देखते हैं कि इधर पे क्या है, अरब देश है, अरब कंट्री है, जिसको क्या बोलते हैं, सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, ठीक है ना। ये अरब कंट्रीज है, ये अरब कंट्री है। तो जो अरब व्यापारी था वो अरब, ये कौन सा है, ये अरब सागर है। तो अरब सागर से होते हुए ये क्या करता था, जो अरब व्यापारी होते थे, श्रीलंका हो गया, जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, इन सब पे, इन सभी का क्या था, अधिपत्य था। मतलब इन्हीं पे अरबों का वर्चस्व चलता था। इन सब आइलैंड से, यहां से व्यापार कौन करते थे, अरब करते थे। तो इस चीज के नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से किसको था, राजराज प्रथम को। तो राजराज प्रथम ने क्या किया कि अपनी नौसेना को मजबूत किया। नौसेना मतलब जो समुद्र के अंदर, समुद्र यानी कि जो पानी में लड़ने वाली जो सेना होती है उसको क्या बोलते हैं, नौसेना बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में नेवी बोलते हैं। तो इसने अपने नेवी को मजबूत किया। और नेवी को मजबूत करने के बाद ये जितने भी आइलैंड हुए, जैसे इंडोनेशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सभी पे इसने अटैक किया। और यहाँ के जितने भी व्यापारिक गतिविधि होती थी इस पे कौन नियंत्रण स्थापित कर लिया, राजराज प्रथम ने। किसने किया, राजराज प्रथम ने, ठीक है। और क्या कराया कि राजराज दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार में अरबों के अधिपत्य से परिचित था। अतः वह एक सामुद्रिक विजय के लिए निकला और उसने श्रीलंका और मालदीव्स नामक द्वीपों पर अधिकार जमाकर अरबों के आधिपत्य को चुनौती दी। तो देखो यहाँ पे ये इधर इंडोनेशिया हो गया, ये श्रीलंका हो गया, और यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है, आइलैंड कंट्री, जिसको क्या बोलते हैं, मालदीव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मालदीव्स। तो मालदीव्स के ऊपर भी राजराज प्रथम ने क्या किया, अटैक किया। और यहाँ से जो व्यापार होता था, यहाँ से व्यापार होने वाली वस्तुओं के ऊपर कौन नियंत्रण स्थापित किया, राजराज प्रथम ने, ठीक है। अब देखो क्या करे कि राजराज का पुत्र राजेंद्र जो था वो क्या था, वो और भी इससे क्या था, महत्वाकांक्षी था। क्या था, जो राजेंद्र प्रथम था, जो राजराज का पुत्र था, वो और भी महत्वाकांक्षी था। और वो अपने पिता से भी ज्यादा महत्वाकांक्षी था। उसने एक विशाल जल सेना का गठन किया। यानी कि राजराज प्रथम से भी शक्तिशाली नौसेना का गठन किसने किया, राजेंद्र प्रथम ने। और उसके दो युद्ध बड़े ही साहसिक और वीरतापूर्ण थे। एक तो वह जिसमें उसकी सेनाएं पूर्व भारत के समुद्री तट से होकर उड़ीसा को पार करती हुई गंगा नदी तक पहुंच गई। और राजेंद्र का दूसरा जो अभियान था वो श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया, जिसको दक्षिण मलाया प्रायद्वीपीय तथा सुमात्रा के देशों में हुआ था। और इस अभियान में उसने जल एवं थल सेना का उपयोग किया था। और इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य जो था उसका, वो राज्य के व्यापारिक हितों की रक्षा करना था। यानी कि वो अपने व्यापार को सुरक्षित रखना चाहता था। इसके लिए उसने क्या किया था, अटैक किया था इन राजाओं के ऊपर, ठीक है। इन जो समुद्री जो क्या है, जो ये क्या बोलते हैं इसको, द्वीप है, उनके ऊपर इसने अटैक किया था, ठीक है। अब देखो क्या करा यहाँ पे कि चोल प्रशासन। तो अब जो चोल शासक होते थे वो प्रशासन यानी कि अपना जो राजकाज है वो किस प्रकार से चलाते थे। तो देखो क्या करा है कि जो चोल राजाओं के अनेक अभिलेखों से उनकी शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। यानी कि चोल शासन के समय जो अभिलेख लिखे गए थे उसको अगर हम पढ़ते हैं तो उनके शासन के बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और कौन कौन सी जानकारी मिलती है बच्चों, तो देखो क्या करा है कि राजा राज्य में सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। यानी कि अगर बात करें चोल साम्राज्य की, तो चोल साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन होता था, तो राजा होता था। कौन होता था, राजा। राजा अपने राज्य में क्या होता था, सबसे शक्तिशाली होता था, व्यक्ति होता था। और फिर भी वह शासन कार्यों के संचालन के लिए वह अपने मंत्री परिषद की सलाह लेता था।
यानी कि एक राज्य है, मान लीजिए ये राज्य है, तो राज्य में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन होता था? राजा होता था। कौन होता था? राजा। अच्छा, जब ये राजा शक्तिशाली है तो अपने तरीके से शासन करेगा, लेकिन अपनी पूरे क्या बोलते हैं, राज्य के ऊपर शासन चलाने के लिए अपने मंत्री परिषद का गठन किया था। क्या किया था? मंत्री, यानी कि अपने मंत्री नियुक्त करता था और मंत्रियों की सलाह से वो क्या करता था? राज्य के ऊपर शासन चलाता था। उसके आदेश से उसका निजी सचिव लिख लिया करता था। यानी कि राजा कोई भी अगर आदेश देता है तो उसका अपना एक निजी सचिव होता था। आज भी जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, उनके अपने क्या होते हैं? सचिव होते हैं, जो उनको उनके कार्यों में उनके कार्यों को मतलब करने में सहायता करते हैं। कुछ अधिकारियों के नाम भी मिलते हैं इनमें। ओलय नायकम जो प्रधान सचिव होता था उसको क्या बोलते थे? ओलय नायकम बोलते थे। पेरुंद्रम का मतलब क्या होता था? प्रधान कर्मचारी। पेरुंद्रम का मतलब क्या होता था? प्रधान कर्मचारी को क्या बोलते थे चोल साम्राज्य में? तो प्रधान कर्मचारी बोलते थे। और सिरुत्रम का मतलब होता था निम्न कर्मचारी। ठीक है, उल्लेखनीय है। इस व्यवस्था से प्रतीत होता है कि चोल शासकों ने सुसंगठित नागरिक सेवा यानी कि सिविल सर्विस का विकास किया था। और ऐसा भी प्रतीत होता है कि संपूर्ण चोल राज्य को राष्ट्र कहा जाता था। यानी कि जितना भी जो चोल साम्राज्य था उस पूरे साम्राज्य को क्या बोला जाता था? मान लीजिए यहाँ पे चोल राजवंश है, तो चोल वंश का जो भी एरिया जिस इसके अंडर में है तो इसको किस नाम से जानते थे बच्चों? तो राष्ट्र के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? राष्ट्र के नाम से। इसको क्या बोलते थे? राष्ट्र। अब देखो क्या करा है कि प्रशासन की सुविधा हेतु संपूर्ण राष्ट्र कई इकाइयों में विभक्त था। अब ये जो पूरा का पूरा जो चोल साम्राज्य के अंदर अधीन जो क्षेत्र है इसको तो राष्ट्र बोला गया। अब यहाँ पे इस पे राष्ट्र पे अच्छे तरीके से शासन व्यवस्था किस प्रकार चले, इसके लिए जो राष्ट्र था उसको अलग अलग हिस्सों में क्या कर दिया गया था? विभाजित कर दिया गया था। और इसको क्या बोलते थे? तो मंडलम बोलते थे। क्या बोलते थे? मंडलम। क्या बोलते थे बच्चों? मंडलम में विभाजित कर दिया गया था। और प्रत्येक मंडलम को कोट्टम में और प्रत्येक कोट्टम को नाडु में यानी कि जिलों में बांट दिया गया था। तो पहला हो गया राष्ट्र, राष्ट्र के बाद मंडलम, और मंडलम को भी अगर बांट दिया जाए तो क्या हो जाता था? कोट्टम होता था। और कोट्टम को भी और छोटा करे तो वो नाडु होता था, जिसको जिला बोलते थे। और क्या करा है कि प्रत्येक नाडु कुर्रम यानी कि तहसील या ग्राम समूह में विभाजित था। और मंडलम का प्रधान तो राजवंशीय होता था, लेकिन कोट्टम, नाडु और कुर्रम के अनेक अधिकारी व कर्मचारी होते थे। सभी अपने क्षेत्र की गतिविधियों की सूचना अपने से ऊपर वाली इकाइयों को देते थे। अब देखो, ये तो हो गया चोल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। अब देखो, इसका एक खासियत था ग्राम स्वशासन के बारे में। यानी कि चोल साम्राज्य के जितने भी ग्रामीण इलाके थे यहाँ पे क्या चलता था बच्चों? स्वशासन चलता था। जैसे हमारे यहाँ आज के समय में पंचायत है। क्या है? पंचायत है ना। पंचायत का क्या होता है? इलेक्शन होता है। हाल ही में क्या हुआ है? बिहार में पंचायत का इलेक्शन हुआ है। तो पंचायत के क्या होते हैं? मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, वार्ड परिषद हो गए। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं? जनता इनको चुनती है। तो ठीक इसी प्रकार की व्यवस्था जो थी वो आज से लगभग 1100 ईस्वी के आसपास की बात हो रही है कि उस समय भी चोल साम्राज्य में क्या था? इस प्रकार की व्यवस्था थी, यानी कि ग्राम स्वशासन की व्यवस्था थी। अब देखो, गांव का स्थानीय स्वशासन चोल शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी। बहुत से गांव में शासन का संचालन राजकीय कर्मचारियों के द्वारा न होकर स्वयं गांव वालों के द्वारा किया जाता था। और यहाँ 3 प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। यानी कि अगर बात किया जाए तो चोल साम्राज्य के जो ग्राम प्रशासन होता था उसमें 3 प्रकार के सभा की बात की गई है। तो कौन कौन? पहला ऊर होता था। कौन होता था? ऊर। ऊर मतलब सर्वसाधारण लोगों की जो ग्राम सभा थी उसको क्या बोलते थे बच्चों? ऊर बोलते थे। एक होता था सभा या महासभा, इसमें गांव के वरिष्ठ ब्राह्मण लोग जो थे वो सम्मिलित होते थे। और एक होता था नगरम। नगरम का मतलब होता है व्यापारी समुदाय की महत्वपूर्ण प्रशासकीय जो सभा होती थी उसको क्या बोलते थे? नगरम। तो ये 3 चीजें याद रखना है। पहला, अगर ऊर बोले तो ऊर का मतलब होता है गांव के जो आम लोग जो थे, जैसे किसान हो गया, मजदूर हो गया, आम जनता जो हो गया, वो उन लोगों की जो सभा होती थी उसको क्या बोलते थे? ऊर। उसके बाद सभा या महासभा जो होता था वो ब्राह्मणों का, गांव के जो वरिष्ठ ब्राह्मण होते थे उनकी जो एक सभा होती थी उसको सभा या महासभा बोलते थे। ठीक है। एक और जो ग्रुप होता था उसको बोलते थे नगरम। नगरम में कौन कौन लोग आते थे? तो नगरम में व्यापारी समुदाय जो था वो आता था। ठीक है। और देखो क्या करा कि ग्राम सभा शासन कार्यों के संचालन के लिए कई समितियों का गठन करती थी। जैसे
प्रबंध समिति, उपवन समिति, सिंचाई समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति, लेखा जोखा समिति आदि। और समिति की वरीयम, समिति को क्या बोलते थे? वरीयम बोलते थे। यानी कि ये जो सभा हुआ, सभा से, इस सभा से कुछ लोग चुने गए, इस सभा से कुछ लोग चुने गए, और इन लोगों को चुन चुन करके क्या बनाया जाता था? एक लोगों का ग्रुप बनाया जाता था, जिसको क्या बोलते थे बच्चों? समिति बोलते थे। क्या बोलते थे? समिति। और इस समिति को चोल साम्राज्य में क्या बोला जाता था? वरीयम बोला जाता था। क्या बोला जाता था बच्चों? वरीयम। और इन समितियों के माध्यम से ग्राम सभा अनेक कार्य करती थी, जैसे मंदिर हो गया, अन्य सार्वजनिक संस्थाओं की देखरेख हो गया, व्यापार की सुविधाओं के लिए राजपथों का निर्माण एवं मरम्मत, सिंचाई व्यवस्था, साफ सफाई आदि की सारी जो है वो देखरेख ये लोग करते थे। और सभा के सदस्यों का चुनाव लॉटरी द्वारा किया जाता था। यानी कि इस सभा में कौन कौन से लोग शामिल होंगे वो कैसे होता था? तो लॉटरी, यानी कि लॉटरी रखा जाता था, और इसी में से निकाल करके जिन लोगों का नाम आता था वो लोग इस सभा के सदस्य बनते थे। और समिति के सदस्यों के लिए कुछ योग्यताएं निश्चित की गई थी, जैसे इसकी जानकारी उत्तर मेरूर के अभिलेख से मिलती है। यानी कि सभा में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो चाहे वो ही सभा के सदस्य बन जाएंगे। इसके लिए कुछ योग्यताएं थी, यानी कि अगर आपके पास ये योग्यता रहेगी तभी आप इस सभा के क्या बन सकते थे? सदस्य बन सकते थे। ठीक है, अब देखो क्या करें, और इसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलता है? तो उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलता है। कहां से मिलता है बच्चों? उत्तर मेरूर अभिलेख से। ठीक है, अब देखो एक अभिलेख है जिसके बारे में हम लोग, उत्तर मेरूर जो अभिलेख है उसके बारे में पढ़ लेते। तो देखो क्या करेंगे, तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार, यानी कि तमिलनाडु के चिंगलपुट जिला है, तमिलनाडु क्या एक राज्य है, भारत का क्या है? एक राज्य है जिसका क्या नाम है? तमिलनाडु। अब तमिलनाडु का एक जिला है, जैसे बिहार, पटना जो है वो बिहार का क्या एक जिला है, ठीक उसी तरीके से जो चिंगलपुट है वो क्या है? तमिलनाडु का एक जिला है। और वहीं पे एक जगह है उत्तर मेरूर, वहां पे एक अभिलेख मिला है। और उस अभिलेख के अनुसार अगर उस अभिलेख को पढ़ा जाए तो क्या पता चलता है बच्चों कि यहाँ की जो सभा की सदस्यता थी वो सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। यानी कि जो लोग वैसे भूमि का मालिक होते थे जिससे उस भूमि से अगर राजा को टैक्स के रूप में राजस्व जा रहा है, तभी वो लोग क्या हो सकते थे? इसके सभा के सदस्य बन सकते थे। उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खातिर राजस्व जमा नहीं कराया है वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो इस प्रकार के क्या थे? कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। हम सोचे थे कि क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा, बहुत ही लंबा वीडियो होने वाला है। हो जाएगा अगर पूरा कंप्लीट करने लगे तो, इसलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगला जो वीडियो होगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे भव्य मंदिर के बारे में। यानी कि उस समय दक्षिण भारत में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण होता था। भव्य मंदिरों का क्या होता था? निर्माण होता था। राजा जो होते थे अपनी समृद्धि को बताने के लिए, लोगों में अपने कितना वो शक्तिशाली है, कितना पावरफुल है, ये बताने के लिए राजा क्या करते थे? बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करते थे। जो राजा जितने बड़े मंदिर का निर्माण करेगा वो उतना शक्तिशाली, वैभवशाली, संपन्न समझा जाता था। तो इसलिए जो राजा होते थे उस समय के, वो क्या करते थे? मंदिरों का निर्माण करवाते थे। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, भव्य मंदिर के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कर दीजिए? शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।